सुप्रभातम सभी छात्रों को। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा एकादश के अंतर्गत जो गद्य का पाठ है मियाँ नसरुद्दीन। जी हाँ, मियाँ नसरुद्दीन के लेखिका है कृष्णशोभती। तो सबसे पहले कृष्णशोभती जी के चरित्र पर हम लोग अवलोकन करेंगे, उसके जीवन से हम लोग कुछ रहस्य को जानकारी हासिल करेंगे, फिर अब पाठ को जानकारी करेंगे। समय ही वो रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय ही वो रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा ही एक हो जाता है। इन शब्दों आलोक में ही हम लोग कुछ सीखेंगे। पाठ का भी रहस्य ही है। कृष्णशोभती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात के पंजाब अर्थात वर्तमान में पंजाब प्रांत में चला गया है, वही गुजरात क्षेत्र में ही इनका 1925 में जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह है। हम हसमत जो है शब्दों के आलोक में शब्दचित्र संस्मरण है, इसी से पाठ भी लिया गया है। तो याद रखिएगा छात्रों, हम हसमत से लिया गया है, यह शब्दचित्र है, संस्मरण है। इनके प्रमुख सम्मान जो भारत सरकार जो दिया गया है, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और इसकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुआ है, अभी एक साल पहले। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णशोभती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशेष लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में जाकर के क्या किया है, यादगार दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिसे अमर कहा जा सकता है। तो इनकी लिखी भी कुछ यादगार कौन सी है जो सदा अमर हो गया है? मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी है, उनमें से कृष्णशोभती का नाम भी पहली कतार में रखा जाएगा। जी हाँ, बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के जो प्रसिद्ध रचना है झूठा सच, राही मासूम रजा की जो प्रसिद्ध रचना है आधा गांव, और भीष्म साहनी की जो प्रसिद्ध रचना है तामस के साथ साथ कृष्णशोभती का भी जो जिंदगी नामा है, इसी प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धियां हासिल है। जी हाँ, इन्होंने संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृतियां पर विशिष्ट स्थान है। शब्दचित्र है जिसमें अपने ही के दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचना में मौजूद है। मियाँ नसरुद्दीन शब्दचित्र है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, और ये कहाँ से लिया गया है? हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। अगर पूछा जाएगा हिंदी साहित्य की गद्य में कौन सी विधा से ली गई है मियाँ नसरुद्दीन, तो पहले याद रखना शब्दचित्र है बच्चों। और ये कहाँ से लिया गया है? तो संस्मरण कौन सा है? हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानवाई जो मियाँ नसरुद्दीन हैं, उसी के व्यक्तित्व, उसी की रुचियाँ, उसके स्वभाव आदि सब चित्र पर खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में जो रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को हासिल किए हैं, वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। उनके करके सीखने की जो हुनर है बहुत ही अच्छा मानते हैं। तालीम का तालीम जो प्रशिक्षण दिया गया उसको भी अपने आचरण में रहना। मियाँ नसरुद्दीन देख सकते हैं। तो ये नसरुद्दीन के बारे में जो है सो लेखिका क्या क्या वर्णन करती है। साहबों, उन दिनों अपने मटिया महल की तरफ से गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्य की और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके ने नानवाहियों के मसीहा नसरुद्दीन को कैसे जान पाते। लेखिका यह प्रश्न करती है कि यदि उस गली से हम नहीं गुजरते तो नानवाई के जो मसीहा है नसरुद्दीन, उनके बारे में कैसे हम जान पाते। जी हाँ, जिस गली से लेखिका गुजरी है उसी गली में उनकी दुकान है
और वो 56 प्रकार के व्यंजन बनाने में महारत हैं। हुआ यही कि हम एक दोपहरिया जमा मस्जिद के आड़े पर मटिया महल के गड़ैया जो मोहल्ले की ओर निकल गए थे। दोपहर के समय था और हम गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए थे। एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे की ढेर सनते देखते तो देख हम ठिठक गए कि साला बहुत से आटे हैं, साना जा रहा है, बहुत से कारीगर है, कैसे बनाया जा रहा है, क्या होगा। सोचा सेवैया की तैयारी होगी, पर पूछने से पता चला कि ये तो कोई सेवैया का तैयारी नहीं है, बल्कि यह तो ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। जी हाँ, वैसे दुकान जो पूरे मोहल्ले में, पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा है। यह मियाँ नसरुद्दीन है जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर है। जी हाँ, लेखिका भी थोड़ा देर सोची, भाई क्यों ना थोड़ा सा कुछ प्रश्नोत्तर पूछ लिया जाए। हम अंदर को झांक लेकर पाया तो मियाँ साहब जो है सो बैठे बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भुलापन और परेशानी के मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई और बताया कि शायद कुछ चाहने के लिए आई है, फरमाइए कुछ चाहिए का। तो लेखिका थोड़ा सा झिझक कर बोली, अरे भाई हमको कुछ सवाल पूछने थे आपसे, यदि कुछ वक्त हो तो मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में, अर्थात 5000 सैनिकों के जो लीडर होते हैं उसी अंदाज से सिर हिलाया और निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यही तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो मियाँ नसरुद्दीन जी हाँ इस तरह से अब इजाज़त दे दिए हैं। तो लेखिका फिर पूछ कर घूर कर के देखा और कहा जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, अर्थात अखबार वाली की बात तो नहीं है, ये तो खोजियों की खुराफत सा है। हम तो अखबार बनाने और अखबार पढ़ने वाले दोनों को क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लेखिका मौजूद है, नानवाई के मसीहा किस प्रकार से रोटी पकाने में लगे हुए हैं और उसका शब्द चित्र दिया गया है। इसको अगर देखिएगा तो गौर करके चित्र को देख सकते हैं। तो यही निठला समझे, हम कामकाजी आदमी, हमने इसे क्या काम है। खैर अपने यहाँ तक आने की जो तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ पर नसरुद्दीन साहब जो मियाँ नसरुद्दीन है वो इजाज़त दे दिए हैं। अब लेखिका पूछना चाह रही है कि ये जो तरह तरह की रोटियाँ पकाने का जो इल्म है, अर्थात हुनर है, ये कैसे हासिल किए, कहाँ से हासिल किए। तो मियाँ नसरुद्दीन जो है सो बड़े ही तपाक शब्दों में उत्तर देते हैं और अपने अंदाज में कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात हम पर देखना छोड़ करके एक और नज़र डाल करके कहते हैं, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने का कहीं और जाइएगा का उस समय और कहीं उसके सिवा इतना प्रसिद्ध जो है सो बनाने का हुनर किसी के पास नहीं था। तो हम तो हमारा ये ख़ानदानी पेशा ठहरा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो हम कुछ भी सीखा, हमने वालिद उस्ताद से सीखी है। मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। जो भी सीखा है अपने घर के ख़ानदानी से ही सीखे हैं। अपने बाप दादा का हुनर था वही हमने उसने पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर हम आप बैठे उन्हीं से दिए पाए हैं। आपके वालिद से मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के किसी भट्टी में गुम हो गई, अर्थात जैसे ही अपने पुरखों की याद होती है तैसे उस क्षण उसके चेहरे और उसके कारनामों पर खो जाते हैं। लगा कि गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के सामने चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही, नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और उसी के वालिद यानी हमारे दादा साहब जो थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो बरकत के बाद आता है कल्लन का नाम और कल्लन के बाद आता है इनको ही दोनों से किसी न किसी भी कोई नसीहत याद हो। नसीहत वरना कोई इसके सिखाए गए बातें यदि आपको याद है तो बताइए। नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है तो पर एक तो बता ही देता हूँ कि जब हमने भट्टी की और इशारा किया तो इस काम पर लगे तो वालिद साहब से सीख की तौर पर कुछ तो कहा होगा। इस प्रकार से लेखिका उनसे प्रश्न उत्तर करती है। मियाँ नसरुद्दीन अपने अंदाज में उसका जवाब भी देते हैं और साथ साथ में उन जवाब को देने के साथ साथ उन जो है सो अपने नानबाई की याद को भी वो याद कर लेते हैं कि किस तरह से कल्लन थे, किस तरह से बरकत जी थे। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी से 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किए और बड़े अंदाज में बोले, आपको कुछ अगर यदि कहलवाना हो
तो बता दीजिएगा। आपको जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है ना, अर्थात टीचर के यहाँ जो पढ़ने बैठता है बच्चा, तो उसको क्या क्या सिखाया जाता है इसके बारे में भी यहाँ कुछ कह रहे हैं। देखिए उर्दू लैंग्वेज में बातें हैं, थोड़ा सा सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच में उस्ताद ज़ोर से एक साथ सिर हिलाकर धरता है, फिर शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बीच बीच में छोड़ सामने से गुजरने। फिर मीर साहब को आवाज़ दे डालती है, कहो भाई मीर साहब सुबह ना आना हुआ क्यों? अर्थात इधर कुछ हम लेखिका से बातचीत करते हैं नानवाई के मसीहा, तो बीच में रास्ता में जाने वाले जो ग्राहक मिलते हैं उससे भी कुछ बात डालते हैं कि सुबह आना था, अभी तक आए नहीं। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर जारी रहता है। मीर साहब ने सिर हिला दिया था, मियाँ अभी लौट के आते ही बतवाएंगे। दूसरी ओर पढ़ाई की बाबत कुछ कह डालेना था ना। इस प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिला करके अपने सारे हुनर के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। जिस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है वैसे हमारे घर में भी हमारे पुरखों ने हमें ये सब सिखाया है। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कलन के पोते अपने बच्चे खुद से दांतों से खिलखिला कर हंस दिए। मतलब मेरा साफ ना था तो साहब अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर के नाम मान लीजिए। कह रहे हैं कि यदि हम बर्तन धोना ना सीखते, भट्टी जलाना बनाना ना सीखे होते, भट्टी की आँच देना ना सीखे होते, तो इस प्रकार से नानवाई का जो हुनर है वो नहीं सीख पाते। इस प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे ही देखा किए जैसे हमने जवाब पाया हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यही है तालीम की बड़ी चीज़ होती है। अर्थात जो हमने सीखा है, जो प्रशिक्षण लिया है, उस प्रशिक्षण को आगे तक आचरण में लाना, वही है तालीम की तालीम। जो सीखे हैं उसको आचरण में लाना, यही तो बात है। सिर हिलाया है साहब, नवाना है। इस प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ जाते हैं। हमने लगाया कि खमोचा हो, आज क्या ये बैठे होते। मियाँ खमोचे वाले दिन में भटकते देख हमने बात रुख मुड़ा और अपने ख़ानदानी नानवाई होने का जिक्र भी किया। इस प्रकार से लेखिका को उनके यहाँ बहुत कुछ सुनने को देखने को मिला। उसी बात में मियाँ ने घुरा, बहुत तेरे पर ख़ानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा कि मियाँ नानवाई कोई चीज़ खिला सकते हो। देखिए अपने बड़ाई कर रहे हैं मियाँ करके मियाँ नसरुद्दीन जी। देख राजा साहब आते हैं और अपने दुकान पे आने के बाद कहते हैं कि कुछ ऐसा खिला सकते हो जो ना तो आग से पके ना पानी से पके। तो ये बड़ा सटीक जवाब देता है, हाँ जी क्यों नहीं, और वैसा चीज़ बना के खिला देता है। बाद में बहुत उसकी शाबाशी होती है। लेखिका जब उसने पूछने लगती है कि भाई ये कौन सा चीज़ था, बता दो नाम हमें, तो वो नहीं बताता है, बोला इसको हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कहावत है कि ख़ानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, अर्थात हम इतने हुनर वाले हैं कि आग क्या, हम रोटी कुएं में भी पका सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर ही तो पूरा उतरती है। इस प्रकार से अपनी बड़ाई भी करते हैं, बीच बीच में लेखिका के प्रश्नों का जवाब भी देते हैं अपने अंदाज में और बड़े सुंदर ढंग से। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यही सच्ची भी है। मियाँ ने तेरा और क्या झूठी है, आप बतलाइए, रोटी पकाने में झूठा क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाकर पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस प्रकार से लेखिका के बीच में जो बातचीत हुआ है बड़े अंदाज से मियाँ नसरुद्दीन जो है सो अपने सुनाते। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लेते हैं जो रास्ता में जाते हैं। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिएगा। इस प्रकार से इधर लेखिका से बात करते हैं। रास्ता में चलने वाले जो कुछ ग्राहक होते हैं, जो आदमी होते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा बात भी बीच बीच में करते हैं। मियाँ एक बड़ी सुलगा लेती है बीड़ी को और बड़े फुर्ती पर उसको पूछे, अरे बात ही बात तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे, उसमें अब क्या देर है, 70 के हो चुके हैं जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ दिए, 80 पर क्या मालूम, हमें इतने मोहलत मिले न मिले। अर्थात देखिए 70 साल तो गुजर गए हैं, 80 साल आना अब संभव है कि नहीं। इस प्रकार से मजमून पर हमने कुछ कहने ना बन पाया। आया कहा, अभी यही जानना था कि आपकी बुज़ुर्गों से शाही
बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, ये बात तो पहले ही हो चुकी साहब, पर ज़माना जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ से आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। अरे इसको छोड़िए ना, इस तरह से टाल मटोल करके उत्तर नहीं देते हैं। तो ये अंदाज में कहते हैं शायद बहादुर शाह जाफ़र के यहाँ, तो ये कहते हैं हाँ जी वही हो सकते हैं। वक्त से किसी की मिलाया ना आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। तो वही नाम जानना पाना जिसमें सलामत जो है जहाँ ना पन्ना, बादशाह सलामत का ही नाम लिया जाता है। कौन से बादशाह? बहादुर शाह जाफ़र के। मियाँ ने खींच करके कहा, फिर उलट करके वही बात सीख लीजिए। बस यही नाम आपको, और कौन बादशाह का नाम चिट्ठी रुका भेजना है डाक खानों के यहाँ से, सही पता है तो ज़रूरी है। इस प्रकार से नानवाई के मसीहा जो है मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को अपने अंदाज में उत्तर भी देते हैं, अपने बनाने की कला के बारे में भी प्रशंसा करते हैं। हमें बीटर अपनी तरफ देखने पाया तो सिर हिलाकर कारीगर से बोले, अरे ओ बवन मियाँ भुट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। यही बवन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी अपने कारीगर के और कहे, मन आया तो आपके बेटे बेटियां है पूछें। इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल करना चाह रही थी लेखिका, लेकिन उसके रूखेपन को देख करके लेखिका को और साहस नहीं हुआ कि हम उसके बारे में कुछ और प्रश्न करें। खाली सर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। जो लोग काम करते हैं उसको हम काम करवाते भी है तो पैसा भी देते हैं, ऐसे काम नहीं कराते हैं। इस प्रकार से ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका पड़ती है। मियाँ को अब तक मजमून को कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, है ना। बाकर खानी, सिलमार, तापतान, बेसनी, खिमरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेवान, तुनकी, ये सब पकवान का नाम है रोटी जो पकाते उसमें से। बोले इसमें से कौन सा दें? फिर तेवर चढ़ाकर हमने घूर कर कहा, तुनकी पापड़। तुनकी जो होता है बहुत ही महीन होता है, रोटी से भी बहुत सा महीन, ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ किसी एक दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन सा गया, एक लंबी सांस भरी और फिर गुस्सी गुमशुदा याद को ताज करने को कहा, उतर गए वे ज़माने और गए जो कदरदान, जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ आप क्या रखा है? निकाली तंदूर से निकली और हजम। अर्थात इस प्रकार से कहते हैं एक ज़माना था जो कद्र करते थे खाने वालों को, और बनाने वालों का भी कद्र किया जाता था। आज वो समय नहीं रह गया, न बनाने वाले न खाने वालों को इस तरह से कद्र किया जाता है। जी हाँ बच्चों, और पाठ यहीं पर समाप्त होती है। और आपको यदि अच्छा लगा हो पाठ तो इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।